हिंदी का एक शब्द कारक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। और ये जो कारक होते हैं, इनके कुछ कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रसर्ग। आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जे जे सर में। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं विषय कारक का। हिंदी व्याकरण की ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आज ये अगला अध्याय है, कारक। इसको हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और साथ ही इस क्लास के बाद एक टेस्ट सीरीज होगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। कारक। देखिए दोस्तों, कारक जो है उसका शाब्दिक अर्थ किसी कार्य को करने वाला है। जैसे उदाहरण है, पवन रोज नहाने नदी पर जाता है, यानी पवन कुछ कर रहा है और उसके लिए जो चिन्ह है वो कारक चिन्ह प्रसर्ग क्या है, पर। अगला है, जैसे कि विजय ने पत्र लिखा, तो यहां ने जो है वो क्या है, प्रसर्ग है। ये जो प्रसर्ग कारक हैं वे हिंदी में 8 होते हैं और प्रत्येक कारक का एक या एक से अधिक कारक चिन्ह हो सकते हैं। ध्यान रहे, एक या एक से अधिक भी कारक चिन्ह हो सकता है एक कारक का। कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि कारक जो है उसके कारक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं किया जाता और यह पता चल जाता है कि ये क्या कारक इसमें उपलब्ध है। तो देखिए, सबसे पहला है कर्ता कारक। कारक 8 है, जिनका नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और उसके बाद अंतिम है संबोधन। तो इस प्रकार हिंदी में कुल मिला के कितने हैं, 8 आपके कारक हैं। अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो 8 ये कारक हैं, इनके कारक चिन्ह किस प्रकार हैं। पहला है आपका कर्ता, जिसका कारक चिन्ह ने है। दूसरा कर्म है, जिसका कारक चिन्ह को है। तीसरा है आपका करण, जिसका कारक चिन्ह से और के द्वारा है। संप्रदान, कारक चिन्ह इसके के, लिए और को। अपादान, जिसका कारक चिन्ह है से। संबंध है, उसके कारक चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। फिर अगला है आपका अधिकरण कारक, जिसके कारक चिन्ह है या प्रसर्ग जिनको कहें वो है में और पर। आगे हम बात करते हैं संबोधन कारक। तो इसमें बता दूंगा आपको, संबोधन हे, अरे और कई बार नाम को भी हम क्या कर लेते हैं, संबोधन में ले लेते हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर देखिए, जो ये कारक चिन्ह अभी आपने स्क्रीन पे देखे और सामने जो देख रहे हैं, उनमें सीधा यही है कि जैसे कर्ता ने तो हमने लिख दिया भी साहब, जैसे विक्रम ने पुस्तक पढ़ी। पर होता क्या है कि इनमें यदि कर्ता जो है वह भूतकाल में हो, कर्ता यदि भूतकाल में हो, तो आप वहां क्या करते हैं, ने, यानी जो इसकी कारक चिन्ह है, जो विभक्ति है, वो लगा लेते हैं। प्रसर्ग कहें, कारक चिन्ह कहें, विभक्ति कहें, तो वो लगा लेते हैं यदि वो भूतकाल में बात हो रही है तो। पर यदि भविष्य या वर्तमान की बात की जाए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो ने चिन्ह है, जो विभक्ति है, वह उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे एक उदाहरण है कि विक्रम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे मैंने लिख दिया कि विक्रम ने पुस्तक पढ़ी। अब ये जो पुस्तक पढ़ी, यहां ने क्या आ गया, कारक चिन्ह या प्रसर्ग आ गया। पर दोस्तों ये देखो कि ये किस काल की बात कर रहा है, यहां भूतकाल की बात हो रही है। किसकी हो रही है, भूतकाल की। पर यदि मैं ये कह दूं कि रमेश पत्र लिखेगा, देखना बात को, मैं यही ये बात कर लेता हूं कि रमेश पत्र लिखेगा। अब यहां मैंने कोई कारक चिन्ह या प्रसर्ग नहीं लगाया, किसी प्रकार का कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, पर यह कह सकता हूं कि यह क्या है, कर्ता कारक यहां पर है।
पर कहें आप कि यार इसमें तो है ही नहीं, कारक चिन्ह विभक्ति है ही नहीं, आप कैसे कहेंगे कि ये मतलब करता है? तो आपको समझाऊं एक छोटी सी बात कि भविष्यत काल और जहां वर्तमान काल की बात होती है वहां पर कभी कारक चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं और लगते भी नहीं। जैसे कि रमेश पत्र लिखेगा, तो यहां किसी प्रकार के कारक चिन्ह या विभक्ति की आवश्यकता नहीं है मित्रों। समझ गए बात को? तो पहला आपका क्लियर कि भविष्यत काल और वर्तमान काल में प्रसर्ग नहीं लगते, नहीं लगते। चलिए जी आगे बात करते हैं कर्म को। कर्म जो है इसकी विभक्ति जो है वो होती है को। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि कर्म का जो प्रसर्ग है, जो कारक चिन्ह है वो क्या है? को। देखिए, जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे उदाहरण आपने आज तक भी पढ़ा होगा कि कर्म का उदाहरण है राम ने रावण को मारा। इसमें दो प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है प्रधान कर्म, जिसे निर्जीव कर्म भी कहते हैं, और मुख्य कर्म भी जिसको कहते हैं। ये प्रधान कर्म, निर्जीव कर्म या मुख्य कर्म इसको कहा जाता है। दूसरा कर्म अप्रधान कर्म, गौण कर्म या सजीव कर्म इसको कहा जाता है। अर्थात कर्म के प्रकार दो हैं। पहला जो प्रकार है इसका वो है आपका प्रधान और दूसरा अप्रधान। अब देखिए यहां समझने वाली बात क्या है कि कैसे पता करें कि ये प्रधान कर्म है या अप्रधान कर्म। तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण लिख लिया, क्या कि मैंने बालक को बालक को चांटा मारा। समझ रहे बात? देख लीजिए उदाहरण को, आप अच्छे से देख लीजिए कि मैंने बालक को चांटा मारा। तो पहला यह है कि यह प्रधान कर्म है, निर्जीव है, और इसको पहचानने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप क्रिया से पूर्व क्या लगा दो, उत्तर आ जाएगा आपके सामने, तब आप खुद ही कह देंगे कि ये क्या है। जैसे मारा क्रिया है, तो इसकी जगह मैं बोलूं कि मैंने बालक को क्या मारा, मैंने बालक को क्या मारा, तो आप कह देंगे उत्तर क्या आ गया? चांटा मारा। क्या मारा? चांटा मारा। तो क्या से यदि उत्तर आए तो आप समझ लीजिए कि उस जगह क्या है कि प्रधान या मुख्य कर्म है जो कि निर्जीव है। पर यदि मैं इसी जगह ये कह दूं कि राम ने रावण को मारा, इसी जगह ये रहा कि राम ने रावण को मारा, तो देखिए यहां जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो तो होगी कि कर्ता ने कर्म को क्या किया? क्रिया मारा। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे तो हम ये तो पता कर सकते हैं कि ये क्या है? कर्ता ने की जो क्रिया वो कर्म है। तो कर्म कारक है यहां को, तो कौन सा कर्म है भाई? आपके सामने ये प्रश्न आ जाए, कर्ता ये इसमें कौन सा कर्म है? तो ये अप्रधान है। और किस प्रकार है? इसमें सजीव एक होता है क्रिया, वो क्या होती है? देखिए जैसे मारा, किसको मारा? अब यहां इसका उत्तर पाने के लिए राम ने किसको मारा, कर्म हटा के किसको या किसे लिख दो। लिखा भी है ना मैंने, कर्म हटा के राम ने किसको मारा या किसे मारा। भाई यहां को है तो इसे हम क्या कर देंगे? राम ने किसको मारा, उत्तर आ जाएगा आपका रावण। यदि ऐसा होता है, सजीव इसमें होता है, तो वहां हम कहेंगे अप्रधान या गौण क्या है? कर्म है। एक चीज और, जहां प्रधान या मुख्य कर्म और अप्रधान कर्म आ जाए तो उस स्थिति में हम पहले गौण कर्म को ही लिखते हैं। आगे बात करते हैं करण की। किसकी? करण कारक की।
तो देखिए करण कारक जो है उसका अर्थ क्या होता है। करण माने किसी के द्वारा की गई क्रिया, किसी चीज के माध्यम से होने वाली, यानी के साथ, किसी चीज के साथ जो क्रियाएं होती हैं वो करण कारक से जानी जाती हैं। इसके जो विभक्तियां हैं वो है से और के द्वारा। करण की विभक्ति क्या है? से और के द्वारा। आइए पहले की चर्चा करें। के द्वारा शब्द का प्रयोग होने पर, के द्वारा शब्द कैसे होता है? जैसे रमेश यहां बस से आता है, बस से आता है तो मैं लिख दूं एक बार आपको कि रमेश यहां बस से आता है। किससे आता है जी? बस से आता है। इसी बात को यह कह दिया जाता कि रमेश यहां बस के द्वारा आता है। समझ गए बात को? बस के द्वारा आता है। जैसे पत्थर से या पत्थर के द्वारा सांप मारा गया, पत्थर के द्वारा सांप मारा गया तो के द्वारा, या इसी बात को हम कह देंगे उससे। यानी करण का अर्थ होता है साधना, किसी चीज को साध कर। समझ रहे हो? किसी चीज को साध कर की गई क्रियाएं जो हैं वो करण कारक से जानी जाती हैं। अब देखिए अगली बात, ये बात समझ में आई। शारीरिक अंग से विकलांगता होने पर अंग ही करण कारक कहलाता है। किस प्रकार है ये बात? शारीरिक अंग की विकलांगता होने पर, जैसे हाथ से विकलांग है कोई, जैसे पांव से है, या जैसे कान से बहरा है, तो मैं कहूं कि राम कान से बहरा है। क्या है? राम कान से बहरा है। तो इस जगह क्या होगा? जो कान है, राम कान से बहरा है। समझ रहे हो बात? तो कान से बहरा है, इस स्थिति में क्या होगा? यही कान से ही क्या हो जाएगा? आपका करण हो जाएगा। समझ रहे बात? देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहां हम थे कि कर्ण जो है उससे शारीरिक अंग की विकलांगता के बारे में हमने समझ लिया कि वो जो विकलांगता है वो शरीर की है, उसे ही हम कर्ण मान लेते हैं। ऐसा है कि मैं कुछ उदाहरण भी आपके डिस्प्ले पे दिखाता चलता हूं ताकि आपको ये ज्यादा लिखना ना पड़े और सीधी बातें आपको समझ में आ जाए। इसके साथ ही मैं आपको एक विषय से हटकर बात बताऊं। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करें, पढ़ना 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 मतलब सब कुछ नहीं, पढ़ने के साथ रिवीजन होना जरूरी है। जिसे रिवीजन का एक प्रकार है, सबसे पहला है चैप्टर 1 पढ़ा आपने मान लीजिए आज, तो चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, यानी 1 2 3 4 अध्याय पाठ पढ़ेंगे। तो पहला पाठ पढ़ा प्रथम दिन, दूसरा पढ़ा दूसरे दिन। तो आप क्या करेंगे? जब पहला पाठ पढ़ने के बाद दूसरा पाठ जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन इस पाठ का भी रिवीजन कर लेंगे। और इसका रिवीजन करने का मतलब होता है कि यहां अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर दूसरे दिन इसको पढ़ लीजिए इसके साथ, दूसरे को पढ़ने से पहले। फिर तीसरे दिन आप क्या करेंगे? इन दोनों को, जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो पढ़ के तीसरी स्टार्ट कीजिए, फिर तीनों को पढ़ के शॉर्ट नोट्स चौथी क्लास स्टार्ट कीजिए। ये पढ़ने की एक विधा है जिससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? अब बात करेंगे हम संप्रदान कारक की। संप्रदान जो कारक है उसकी विभक्ति या कारक चिन्ह की हम बात कहें तो उसकी है के, लिए और को। तो सबसे पहले देखिए, जहां द्विकर्म का भाव आता हो, द्विकर्म का भाव आने पर वहां पर क्या किया जाता है? को कर्म किया जाता है। और को है जो संप्रदान का क्या है? कारक चिन्ह या विभक्ति है। किस प्रकार है संप्रदान ने? जैसे रमेश ने महेश को पुस्तक दी, रमेश ने महेश को पुस्तक दी, उस जगह आप क्या करेंगे? द्विकर्म करेंगे। रमेश ने महेश को पुस्तक दी, यहां दो कर्म हो गए, पुस्तक दी। तो यहां पर को क्या कर लेंगे? रमेश और महेश दो कर्म है, महेश को पुस्तक दी।
संप्रदान जो कारक है उसका अर्थ ही देना है। संप्रदान, प्रदान, संप्रदान यानी देना ही इसका क्या होता है अर्थ, और देने का अर्थ दान देने से आप कर लीजिए। संप्रदान मतलब किसी को देना, और कारक चिन्ह है के और के लिए एवं को। तो जहां कहीं दो कर्म आते हैं वहां पर क्या कर लोगे आप, संप्रदान कारक और कारक चिन्ह लगा देंगे, विभक्ति लगा देंगे को। अब जैसे कि वापस आने का कर्म है, वापस आने का कर्म, जैसे दान दी गई चीज वापस थोड़ी आती है। जैसे आपने किसी को पंडित को गाय दे दी, जैसे राजा ने पंडित को या पुरोहित को गाय दान में दे दी, इस वाक्य में जो को लगा वो आपको संप्रदान कारक कहेगा, पर यहां वापस आने का काम नहीं। अगर मैं कह दूं कि धोबी को वस्त्र दिए, धोबी को वस्त्र दिए, तो वापस आएंगे भैया धोबी को दिए वस्त्र। और यदि वापस आ जाते हैं यानी दी हुई चीज वापस आ जाती है तो वो है कर्ता आपका, वो कर्म कारक होगा आपका। क्या होगा, कर्म कारक। यदि दी हुई चीज वापस आ जाती है तो वहां पर कर्म कारक को होगा ये वाला। ठीक है। अच्छा बुरा लगना, जैसे गोपाल को सोहन बुरा लगता है, गोपाल को सोहन बुरा लगता है। अच्छा यहां बुरा लगने की स्थिति जहां होती है। फिर है आपका क्रोध ईर्ष्या, जैसे पिता, पिता है वो पुत्र पर क्रोध करता है, तो पुत्र पर भी क्रोध कर देता है पिता, या पुत्र को पीटता है, तो को यहां जो है आपका संप्रदान कारक होगा। ईर्ष्या होने पर, यदि कहीं किसी से ईर्ष्या हो, जलन हो, जैसे राम को श्याम से ईर्ष्या है या जलन है, तो लिख दिया मैंने राम को श्याम से ईर्ष्या है। समझ गए बात को। तो यहां को जो क्या आ जाता है आपका, यह आ जाएगा संप्रदान कारक। समझ गए बात। आगे चलते हैं। अपादान, अपादान जो है उसका वास्तव में अर्थ जो है वो होता है से अलग होना, से अलग होना यानी पूर्व स्थिति से अलग हो जाना। यहां एक नमस्कार और है, संप्रदान कारक का ही है। नमस्कार, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, तो यहां आप सबको क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा। अपादान कारक में से अलग होना यानी वर्तमान स्थिति से अलग हो जाना, अपनी उत्पत्ति स्थल से अलग हो जाने के योग में हम वहां पर अपादान कारक करते हैं। जैसे अलग होना, हिमालय से अलग होती है गंगा, तो कहीं हिमालय से गंगा निकलती है, तो लिख दिया मैंने हिमालय से गंगा निकलती है। अब जो यहां अलग हो रही है वो क्या है, संप्रदान अपादान जो है यहां पर कारक है। जैसे डरना है, लज्जा करना है, जैसे चूहा बिल्ली से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, कोई किसी से लज्जा करता है, जैसे सीता अपने ससुर से लज्जा करती है, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। राम श्याम से सुंदर है, तुलना कर रहा है यहाँ, राम श्याम से सुंदर है। उत्पत्ति स्थान की यदि बात की जाए से अलग होना, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, हिमालय गंगा है जो हिमालय से निकलती है। जैसे आरंभ बिंदु का उल्लेख जहां हो, मतलब होता है कि जैसे सूरदास जन्म से ही अंधा है, तो मतलब जो उसका शुरुआत है जहां से, उत्पत्ति जहां से है वहीं से वो क्या है, अंधा है। तो आरंभ से कोई क्रिया हो रही हो तो उस स्थिति में भी आप अपादान कारक ही कर देंगे बिना पूछे ही। इसके बाद जैसे समय की एक और बात बता दूं आपको, जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं या मैं सुबह से ही पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 1 घंटे से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं यहाँ पर, जिनमें आरंभ से ही, शुरुआत से ही जो क्रिया है वो से इसका कारक चिन्ह हो जाता है, इस कर्ता का, इस
कारक का जो चिन्ह है वो से हो जाता है। संबंध, संबंध होता है कि वो दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थितियों के बीच संबंध स्थापित करे, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम की पुस्तक, राम का पिता, राम के भाई, इस प्रकार संबंध कारक होता है, यानी जहां संबंध स्थापित हो। अब है अधिकरण। अधिकरण होता क्या है, देखिए आपको बताऊं। इसमें होता है कि किसी क्रिया के गठित होने का जो समय है वो लिया जाए। अधिकरण किसी क्रिया के होने का समय या स्थान की बात की जाए, अर्थात ये समय है, समय सूचक या स्थान सूचक कारक होते हैं, और इनके जो कारक चिन्ह हैं वो में और पर होते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। देखिए कैसे, क्रिया के गठित होने के समय, समय जैसे बच्चे शाम को खेलते हैं, बच्चे शाम को खेलते हैं। शाम को खेलने से हम यूं भी तो कह सकते हैं ना कि वो गठित होने की क्या हो गया, यहां पर समय हो गया। जैसे बच्चे शाम को खेलते हैं तो यूं कहें इसको दूसरे शब्दों में कि बच्चे शाम में खेलते हैं, शाम के समय में खेलते हैं। तो यहां क्या कर लेंगे, हमें अधिकरण कारक कर लेंगे। क्रिया के गठित होने का समय, जैसे बच्चे छत पर खेलते हैं, छत पर खेलने से आज से है यहां पर कि वो जो क्रिया जो हो रही है उसका जो स्थान है वो क्या है? छत है। अब आगे बात करते हैं प्रेम स्नेह अनुराग होने पर। जैसे विजय सीता से प्रेम करता है, विजय कविता से प्रेम करता है, तो ये हो गया प्रेम स्नेह या अनुराग से यहां भी आ जाता है। ये होते हैं इसके कारक चिन्ह। अंतिम है आपका संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना। संबोधन का सीधा सा अर्थ क्या है? किसी को बुलाना। और बुलाना कैसे? किसी को बुलाना, पुकारने के लिए या तो हम कहते हैं अरे रोहित, या कहें रोहित, तो ये हुआ अरे क्या, सुनो। तो ये सब क्या होते हैं? इसके संबोधन के चिन्ह होते हैं। अरे, सुनो, इत्यादि। इत्यादि क्या होते हैं? संबोधन कारक में आते हैं। तो ये आपके कारक चिन्ह थे। मैं आपको कह दूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे देखें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और मैं आपको बता दूं कि इस कारक के विषय में ऑनलाइन जो टेस्ट है उसका भी आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज की क्लास के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो ये लाल कलर का बटन इधर दिख रहा है नीचे, उसको दबाएं, और जो घंटी का आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये हिंदी व्याकरण श्रृंखला इसी प्रकार सतत रूप से चलती रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और इसी प्रकार अध्ययन करते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।